Good morning, my dear students. Today we are going to discuss a special video lecture based on your unit test exam. Okay, so today we discuss some important points, important terms, okay, important numericals. Okay, first of all, you must remember that the total maximum marks in your unit टेस्ट पेपर इज़ 40। ओके, ठीक है, 40 का पेपर रहेगा आप लोगों का। इसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे 18 मार्क्स के। ठीक है, 3 क्वेश्चंस रहेंगे 4 मार्क्स के, तो टोटल कितना हुआ 12। एंड 2 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के, कितना हो गया 10। ओके, तो इस तरीके से आपका 40 मार्क्स जो है वो बन जाएगा। ओके, ऑब्जेक्टिव जो है वो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, एसआई यूनिट से बेस्ड क्वेश्चन है। आपकी इस चैप्टर में, इस पूरे यूनिट में जितनी भी क्वांटिटी है उन सब की आप एसआई यूनिट याद कर लें, उनके फॉर्मूले याद कर लें। कोई स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है वो याद कर लें। ठीक है, डेफिनेशंस याद कर लें, डेफिनेशन से भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ओके, उनकी सारी डेफिनेशन जो है वो एक बार आप लोग याद कर लें। ओके, डेरिवेशंस आप लोग याद कर लें, डेरिवेशंस जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, कि कोई भी फार्मूला जो है वो किस तरीके से डिराइव करना है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशंस, टॉर्क का डेरिवेशन है वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 5 मार्क्स में आपसे डेरिवेशन पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में, इस पेपर में चॉइस भी मिलेगी, तो जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल सटीक आता है आप उसको कर लें अच्छे से। ओके, नाउ हम डिस्कस करते हैं कॉलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फॉर्म में। मैक्सिमम पोर्शन इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो कॉलम्स लॉ, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कॉलम्स लॉ? Coulomb's law states that force of attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। दो चीज़ें हैं, जो फोर्स होगा वो चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच की, जैसे जैसे Q1 चार्ज ये हो गया, Q2 चार्ज ये हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में फोर्स Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दूसरे कंडीशन में इस डिस्टेंस आर जो उनके बीच की डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, और इस के की वैल्यू देखिए, ये डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल में ये वैल्यू रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ठीक है, ये कॉलम्स लॉ का स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला आपके पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की। ओके, मान लीजिए अगर Q1 और Q2 वन कॉलम है और डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर है, तो ये फॉर्मूला आपको क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 कितना है 1 है, तो 1 × 1 ये हो जाएगा, और R कितना है 1 मीटर, तो 1 मीटर, मीटर का स्क्वायर, तो यहाँ से आपको 9 × 10⁹ जो है वो मिलेगा। तो यहाँ से वन कॉलम की एक डेफिनेशन हम लोग निकाल सकते हैं, क्या है देखिए, one column is that amount of charge that repels an equal and similar charge with a force of 9 × 10⁹ Newton when placed in vacuum at a distance of 1 meter from it। ठीक है, ये वन कॉलम की डेफिनेशन जो है वो हो गई है। ठीक है, ये वन कॉलम की डेफिनेशन। बाकी और भी यूनिट्स हैं, ये आप एक बार पढ़ लें इनको। ठीक है, उसके बाद सेकंड थिंग्स हम स्टार्ट करते हैं, कोलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कोलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म जो है वो क्या होगा देखिए, कोलम्स लॉ
वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे Q1 Q2 चार्ज हैं, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है, ठीक है। तो ये F12 जो है वो रिपल्सिव फोर्स बता रहा है। F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है। सिमिलरली F21 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, ठीक है। ये यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है, आप लोग इसको देख लें। कुछ कंसिडरेशन है, कंसिडर टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर, दे रिपेल ईच अदर। जब रिपल्सिव फोर्स है तो फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे होगा, F21 का मतलब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो ये इस तरीके से हम इसको लिखेंगे 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और R12 कैप का मतलब क्या है, ये पोजीशन कहाँ से कहाँ जा रही है, ठीक है। जब हम F21 बताएंगे इसका मतलब हम 1 से 2 पर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम R12 कैप, वेयर R12 कैप क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को हम इस तरीके से लिखते हैं, इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2। डायरेक्शन क्या है, Q1 से Q2 की तरफ। सिमिलरली F12 का मतलब क्या है, चार्ज फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर R21। मतलब हम जब F12 की बात करेंगे इसका मतलब हम 2 से कहाँ पर आ रहे हैं, 1 पर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके देखिए, एस R21 कैप इक्वल टू वॉट, -R12 कैप। अगर ये चीज़ है इसका मतलब फोर्स भी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। दिस मीन्स दैट टू चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर, सो कोलम्बियन फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज द कॉलम फोर्स एक्ट अलोंग F12 और F21 दैट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस, सो दे आर सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। कोलम्स फोर्स जो कौन सा फोर्स है, सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। क्यों सेंट्रल फोर्सेस, क्योंकि ये F12 और F21 जो उनकी लाइन जॉइनिंग है दोनों चार्ज की सेंटर की, उसी लाइन में ये फोर्स जो है वो लगते हैं, ठीक है। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिमिटेशंस वगैरह आप देख लेना। ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज पॉइंट चार्ज होना चाहिए और उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए जब भी कोई सबसे पहले हम बात करेंगे दो चार्ज जब वैक्यूम में रखे हो, वैक्यूम मतलब वहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है, एयर भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F वैक्यूम इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब जब इन दोनों चार्ज को हमने उठा के किसी मीडियम में रख दिया, ठीक है, जब हमने इनको मीडियम में रखा तो फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 अब ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये परमिटिविटी है, ठीक है। एब्सोल्यूट परमिटिव हम इसको बोलेंगे, या परमिटिविटी Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन को आप क्या करें, डिवाइड कर दें। डिवाइड करेंगे तो एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम आपको क्या मिलेगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई है। अब इसमें देखिए यहाँ पर हम किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ परमिटिविटी एप्पा ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, ठीक है। ये यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहे हैं, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और relative permittivity of a medium may be defined as the ratio of force between two charges placed some distance apart in free space to the force between same two charges when they are placed in distance apart in the medium, ठीक है। इस तरीके से हम डिफाइन कर लेंगे, परमिटिविटी के टर्म्स में डेफिनेशन हो गई और ये फोर्स के टर्म्स में भी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। दोनों डेफिनेशन हमने यहाँ पे देख लिए, ठीक है। ठीक है, आपको कुछ वैल्यू याद रखना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है एयर के लिए, वैक्यूम के लिए 1, एयर के लिए 1.0054, और के लिए वाटर के लिए 80, ठीक है। इस तरीके से नाउ
व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे सेकेंड हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, देखिए ये सोर्स चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, और इस सोर्स चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होता है उसकी प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए हम एक क्यू नोट टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखते हैं। और ये जो टेस्ट चार्ज हैं, ये टेस्ट चार्ज हमें क्या बताता है, इसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। और वो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, और इस रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, तो जब हम इस चार्ज को इसके पास में लाएंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, मतलब ये उस फोर्स की वजह से ये चार्ज जो है वो इधर नहीं आ पाएगा, मतलब थोड़ा हमको और एक्सटर्नल फोर्स इसके अंदर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज के ऊपर, ये किस वजह से है, दिस फोर्स इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए कंसिडर अ चार्ज बॉडी कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज q प्लेस्ड एट o, इट एज्यूम दैट चार्ज q प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट इन सराउंडिंग कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये जो एक बाहर की तरफ एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बोलते हैं। ठीक है, टू टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट p, वी सिंपली प्लेस अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज q नॉट कॉल्ड टेस्ट चार्ज एट p। ठीक है, हम पी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आप लोग देख लें। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी एग्जिस्ट एट अ पॉइंट इफ अ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ओरिजिन इज एक्सर्टेड ऑन अ स्टेशनरी चार्ज बॉडी प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स हैं, ठीक है, जो किसी स्टेशनरी चार्ज के सराउंडिंग में रहता है। ठीक है, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेज़र करना चाहें, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास में होगा E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज की वैल्यू जो वो बहुत स्मॉल होगी। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर quantity whose direction is same as that of force exerted on positive charge। ओके, उसके बाद डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, सो इट्स ऐसा यूनिट इज कोलम्स पर न्यूटन पर कोलम। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कोलम या वोल्ट पर मीटर, ये भी इसका एक ऐसा यूनिट है। तो ये दोनों पॉइंट आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे। कौन कौन सा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, आपसे अगर उसका डायमेंशन फार्मूला अगर पूछा जाए तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला m1L1T-2, और चार्ज का Q, चार्ज को हम AT लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा m1L1T-3, -3 क्योंकि ये -1, ये 1 पावर ऊपर जाएगा -3 और ये -1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डेफिनेशन, उसका डायमेंशन फार्मूला ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, किसी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कितना होगा, ये हम फार्मूला उसका डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, अ सिंगल पॉइंट चार्ज हैज़ द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कंसिडर अ पॉइंट चार्ज q प्लेस्ड एट द ओरिजिन, वी विश टू डिटरमाइन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p। ये इस o पॉइंट पर एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब इस p पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज है जो कि r डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई देखिए, कोलम्स लॉ लगा के हमने फोर्स निकाल लिया। फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर कैप। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर बता रहा है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये डायरेक्शन किधर से किधर बता रहा है, क्यू से क्यू नोट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कैसे निकालेंगे हम, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। ठीक है, तो एफ की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए, तो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये क्यू नोट से ये क्यू नोट कट जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, ई इक्वल टू वॉट,
ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखेंगे अच्छी तरीके से, E इक्वल टू 1/4 Q by R square. So clearly E is inversely proportional to 1 by R square. This means that at all points on spherical surface drawn around the point charge, ठीक है, ये हो गया सेकेंड. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस मैंने आपको बताया था. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जो है वो देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. फर्स्ट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन spread over a 3-dimensional volume or V of space. We define the volume charge density at any point in this volume as the charge contained per unit volume at that point. ठीक है, ये रो जो है इससे हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. ये हो जाएगा आपका डी क्यू बाई डी वी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, स्मॉल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, इसकी ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कोलम, और वी मीटर क्यूब. तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोलम पर क्यूबिक मीटर क्यूब. ठीक है, ये वॉल्यूम चार्ज हो गया. ये इस तरीके से देखिए, ये टोटल वॉल्यूम इससे कितना है, V है. इस स्मॉल सरफेस का वॉल्यूम हमने मान लिया dV है. ठीक है, अब ये एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर है, Q नोट रखा हुआ है R डिस्टेंस पर. ठीक है, तो ये डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो इंटू डी वी. और रो कितना है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, Q अपॉन 4πr क्यूब. ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है किसी भी स्फीयर के लिए. ठीक है, सो द चार्ज कंसनट्रेटेड इन स्मॉल वॉल्यूम डी वी, ये हमने निकाल लिया, डी क्यू इक्वल टू रो डी वी. ठीक है, क्योंकि रो इक्वल टू कितना होता है, डी क्यू बाय डी वी. ये हमने डिफाइन किया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को. ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेंगे. फोर्स पहले निकाल लें. फोर्स क्या होगा, एफ वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट डी क्यू बाय आर स्क्वायर. और ये पोजीशन वेक्टर बता रहा है, यूनिट वेक्टर बता रहा है आर वेक्टर. ठीक है, तो यहाँ से आप डी क्यू की वैल्यू रख देंगे तो रो डी वी हो जाएगा, और ये फार्मूला बन जाएगा आपका, ये फोर्स का फार्मूला हो गया. सिमिलरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. क्यू नोट यहाँ से कट जाएगा, ये बचेगा 1/4πε0 रो डी वी बाई आर स्क्वायर और आर क्यूब. ठीक है, सिमिलरली सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लिखते हैं सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस, सरफेस एरिया. ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, कोलम पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये किसी सरफेस के लिए, प्लेन सरफेस के लिए है. ठीक है, पूरे का सरफेस एरिया कितना है, एस है. हम स्मॉल एरिया यहाँ पे ले रहे हैं डी एस, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, स्मॉल सरफेस में डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस. ठीक है, और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है इस पोजीशन पे, आर पोजीशन पे. ठीक है, तो वही है, पहले हम सिग्मा को डिफाइन कर लें, क्यू बाय ए, क्यू अपॉन 4πr स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू डी एस. फोर्स कितना हो जाएगा, वही फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r स्क्वायर. देखिए क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम पूरे सरफेस का निकाल रहे हैं. ठीक है, हम सरफेस का जब भी निकालेंगे तो इंटीग्रेशन उसको कर देंगे. पहले स्मॉल था, अब हम टोटल का निकाल रहे हैं, तो हमने उसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस तरीके से फाइंड कर लेंगे. सिमिलरली लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज जो है वो किसी लाइन के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसको हम इस तरीके से लेमड़ा से उसको डिनोट करेंगे. क्योंकि लेमड़ा इक्वल टू वॉट, डी क्यू बाई डी एल. डी क्यू क्या है, देखिए डी एल जो है ये पूरी एक लाइन है, वायर है, जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी लेंथ कितनी है, एल है. हमने छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे लिया जिसकी लेंथ कितनी है, डी एल मतलब बहुत छोटी लेंथ हमने यहाँ पे कंसिडर करी है. यहाँ से क्यू नोड एक चार्ज हो गया जो आर डिस्टेंस पर है. ठीक है, तो यहाँ से हमने लेमड़ा को डिफाइन कर दिया कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कितना है, कोलम पर मीटर क्यूब, मतलब लेमड़ा इक्वल टू वॉट, डी क्यू बाय डी एल. ठीक है, ये हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से लेमड़ा इक्वल टू क्यू बाय 2πr. 2πr मीन्स वॉट, 2πr ये क्या है, मान लें कि इस लाइन को, इस पूरे वायर को आपने एक रिंग बना दिया. ठीक है, इस वायर को जब आप बेंड करेंगे तो ये इस तरीके से एक रिंग बन जाएगी. तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है, 2πr. सरकमफ्रेंस कितनी होगी इसकी, 2πr. ठीक है,
तो डी क्यू इक्वल टू लेमडा डी एल। तो जब हमको टोटल फोर्स निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, ये फॉर्म लग जाएगा, कोलम्स लॉ लग जाएगा इसमें, क्यू अपॉन 4πε0। और यहाँ पे डी क्यू था, डी क्यू की वैल्यू कितनी है, लेमडा डी एल यहाँ पे रख दिया, ये हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। जब टोटल हम निकालेंगे तो आप तीनों को ऐड कर लें, वॉल्यूम को ऐड कर लें, सरफेस को ऐड कर लें और लेंथ को ऐड कर लें, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा आपका। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम डिफाइन कर लें। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो क्या है, टू स्मॉल इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल रहे हैं। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम क्या करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम क्या करेंगे, पी से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, टू ए इंटू क्यू। डाइपोल का मतलब क्या हो गया, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है। ठीक है, और ये एक टू ए डिस्टेंस से क्या है, सेपरेटेड है। ठीक है, ये इनका मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस ए हो गई और ये क्या हो गई, ए हो गई। ठीक है, तो ये डाइपोल है, टू स्मॉल इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस टू ए। ठीक है, इनको मेज़र करने के लिए हम डाइपोल मोमेंट लिखते हैं, डाइपोल मोमेंट को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये होता है टू ए क्यू। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे, टू क्यू ए या टू ए क्यू, मतलब ये क्या हो गया, इसके डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, डाइपोल मोमेंट इज डिफाइन एज इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों में से कोई सा भी चार्ज आप ले लें और उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो आप यहाँ पर लिख लें। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ठीक है, इसकी इसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ रहेगी। ठीक है, अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डाइपोल से एक्सियल पॉइंट पर, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये देखिए। ठीक है, ये डाइपोल है, माइनस क्यू से प्लस क्यू तरफ, ये इनके बीच का सेपरेशन है टू ए, ओ जो इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, अब हमने एक पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पर इस पी पॉइंट पर क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो आप देखिए इस माइनस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, अट्रैक्टिव होगा, और इस प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव होगा, तो ये हो जाएगा आपका ई प्लस क्यू। ठीक है, अब आप यहाँ पे फाइंड कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, माइनस क्यू अपॉन 4πε0 ब्रैकेट में आर प्लस ए का होल स्क्वायर और पी कैप। ठीक है, उसके बाद अब इसमें देखिए वेयर पी कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर अलोंग द डाइपोल एक्सिस फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या फाइंड कर लिया, पहले माइनस क्यू निकाल लिया। अब हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पी पॉइंट पर, ये देखिए क्यू अपॉन 4πε0 आर माइनस ए का होल स्क्वायर और पी, ये किधर होगा, टूवर्ड्स लेफ्ट। ये डिस्टेंस कैसे निकालना है, आर माइनस से आर प्लस है, ये आपको मालूम है। ठीक है, ये अगर नहीं है तो किसी को डाउट है तो एक बार वो देख लें आप लोग। देखो इधर, ये देखिए ये कितना है, यहाँ पे ए है और ये भी कितना है, ए है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो ये यहाँ से लगे यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आर प्लस ए, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये पूरी आर है और ये ए है,
ठीक है। तो ये यहाँ तक आर है, या और यहाँ ए है ऑलरेडी, तो इस आर में से ए को माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी माइनस क्यू प्लस क्यू और इसकी, और ये हो जाएगी आर प्लस ए। ठीक है। अब दोनों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हेंस रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ई एक्सियल इक्वल टू वॉट, ई प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू। ठीक है। ये वाली वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी। ठीक। अब ये तो डाइपोल मोमेंट होता है, टू क्यू इंटू टू ए डाइपोल मोमेंट है। ठीक है। अब हम मान लें कि जो आर है वो ए से बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, ए स्क्वायर को, हमें ये फार्मूला यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। ये वाला फार्मूला मिल जाएगा, ई एक्सियल इक्वल टू 1/4 पाई टू पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है। क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल along dipole axis from negative to positive in the direction of electric dipole moment। ये आपको याद रखना है बिल्कुल कि एक्सियल पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगी वो किधर से किधर होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी, या हम बोल सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके। उसके बाद इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये भी आपसे डेरिवेशन पूछा जाता है। क्वेश्चन देखो इसी तरीके से आएगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल। ठीक है। इसका क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। और इसमें क्वेश्चन क्या था, ये डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। एक्सियल के लिए और ये काय के लिए है, इक्वेटोरियल के लिए। ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन इस तरीके से है, ये एक चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डाइपोल है, ये इनका सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है। यहाँ से हमने मान लिया कि इक्वेटोरियल पोजीशन इस पी पर एक कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये हम क्या करते हैं, फाइंड कर देंगे। ये ए है और ये आर है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में, और इधर भी यही होगी। ठीक है। अब इस माइनस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नीचे की तरफ होगा अट्रैक्टिव, और इससे रिपल्सिव होगा ऊपर की तरफ। ठीक है। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकालते हैं, तो ये रिजल्टेंट किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन किधर है, प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू की तरफ है। ठीक है। हम यहाँ पे कंपोनेंट लेते हैं इसके, इस तरीके से कंपोनेंट लेंगे तो ये कंपोनेंट तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। इसके कंपोनेंट लेना समझ लो आप लोग एक बार किस तरीके से, पहले मैंने बता दिया था, फिर भी अगर आपको डाउट है। ठीक है। ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये थीटा है तो थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल। ठीक है। ये अल्टरनेट एंगल हो गए, और ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम कंपोनेंट ले रहे हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इधर होगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और इस वाले के लिए क्या होगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है। अब हम ये मान के चल रहे हैं डिस्टेंस सेम है, तो ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू ये ई के बराबर है, ई प्लस क्यू इक्वल ई माइनस क्यू, और ये ई के बराबर है। ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर भी ई हम लिख दें, यहाँ पर भी ई लिख दें, तो ये साइन थीटा ये साइन थीटा दो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर हैं, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, जो कितना होगा, टू ई कॉस थीटा, कितना होगा, टू ई कॉस थीटा, और यही हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है। ये यहाँ पे इस तरीके से फाइंड कर रखा, देखिए देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्जेस कितना होगा, 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डायरेक्टेड अलोंग बी पी। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ये होगा डायरेक्टेड अलोंग पी ए। ओके। टोटल, अब ये दोनों तो इक्वल ही है। ठीक है। ई माइनस क्यू इक्वल टू ई प्लस क्यू है, यही वैल्यू आएगी। ठीक है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी है। कंपोनेंट लेने के बाद में सिर्फ हमारे पास में ये बचेगा, ये वाला फील्ड बचेगा। ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए ई कितना आया 1/4 पाई क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा हम कैसे निकालेंगे, ये कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना ए, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उस ट्रायंगल में हम लगा देंगे। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला निकल के आएगा, ये वाला फार्मूला, ठीक है, जिसमें हम ए को फिर निगलेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें एक रिलेशन ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे होगा वो इक्वेटोरियल का ट्वाइस होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना आया हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, और उसमें आ रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r क्यूब। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, हाँ, अब टॉर्क के लिए डेरिवेशन देख लो आप लोग। टॉर्क का डेरिवेशन क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा आपका, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस डिफाइन डाइपोल मोमेंट। ठीक है, देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इक्वल स्पेसिंग दोनों के बीच में है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ये डाइपोल रखा हुआ है -q से +q की तरफ, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 2a। ठीक है, ये डायरेक्शन है p वेक्टर की, p क्या है यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है -q से +q की तरफ, तो इस -q चार्ज की वजह से फोर्स इधर लगेगा और इस चार्ज की वजह से फोर्स जो है वो इधर लगेगा। ठीक है, तो नेट फोर्स तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक टॉर्क लगेगा, क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। टॉर्क का मतलब क्या है, देखिए कुछ यहाँ पे कंसिडरेशन है। कंसिडर इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस +q and -q and length of 2a placed in uniform electric field making an angle theta with it. It has a dipole moment of q into 2a। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज। देखिए फोर्स, एक्चुअली यहाँ पे F लिखा हुआ है, ये फोर्स है। ठीक है, ये भी फोर्स है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए आप, तो hence the net translating force on dipole in a uniform electric field is 0, but two equal and opposite forces act at different point of the dipole, they form a couple, exist a torque। ठीक है, कपल यहाँ पे है तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे स्टीयरिंग है। ठीक है, ये गाड़ी की स्टीयरिंग होती है, आपने देखा होगा, ये इस तरीके से ये स्टीयरिंग है। ठीक है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये घूमेगी, मतलब यहाँ पे एक कपल एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो टॉर्क लगेगा इसके ऊपर, तो वही टॉर्क हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो टॉर्क जो है वो कितना होगा। ठीक है, देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आइदर चार्ज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो आइदर चार्ज मतलब Q इंटू आइदर फोर्स, सॉरी आइदर फोर्स कितना है, टॉर्क को टाउ से नोट किया जाता है, और ये हो जाएगा QE, ये फोर्स की वैल्यू हो गई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 2a sin थीटा, और ये 2a sin थीटा कैसे निकलेगी, देखिए ये यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, वो कैसे निकालेंगे, थीटा है। ठीक है, इस थीटा, और हमें ये वाली साइड चाहिए। ठीक है, तो हम साइन थीटा कैसे निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब हमने उसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया, अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 2a, तो एक्स हमें चाहिए, एक्स इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा, और यही क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से निकाल ले। ठीक है, तो ये यहाँ पे रखा, देखिए तो ये रखा हमने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा q इंटू 2a e साइन थीटा, तो यहाँ से 2a इंटू क्यू को हम लिख देंगे p, तो ये हो जाएगा p e साइन थीटा। इसका वेक्टर फॉर्म ये होगा, साइन थीटा हटा देंगे तो आ जाएगा p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। ठीक है, दिस इज द टॉर्क, और इसी कंडीशन देख लो, कंडीशन क्या है, तीनों इंपॉर्टेंट। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन आप याद रखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब एंगल कितना हो, थीटा कितना हो 90 डिग्री। ठीक है, ये लिखा हुआ है, टॉर्क ऑन डाइपोल विल मैक्सिमम वेयर डाइपोल इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू ई। दूसरा, जब थीटा कितना हो, यहाँ से जब ज़ीरो होगा तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा,
जब थीटा 180 डिग्री होगा तो भी टार कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, ये यहाँ पे when dipole gets aligned with E the torque becomes 0। ओके, इस तरीके से। तो ये सारे डेरिवेशन आप लोग जो है वो अच्छे से बिल्कुल पढ़ेंगे इनको। मैंने आपको 3-4 डेरिवेशन इसके अंदर बता दिए हैं, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी